चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हम लोग 15 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं आगे अपना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि अभ्यास में यानी 15वें वाला जो सवाल था हमारा, उसमें कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के, एक समान विद्युत क्षेत्र का, यानी जो हमारा यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र था ई, ऐसे दिया हुआ था ना, ये ठीक है, ये वैल्यू क्षेत्र दिया था। इसकी वैल्यू कितनी थी? ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 3, ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या, आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू दिया हुआ था इसका वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर, सॉरी 16वां वाला, करा कि अभ्यास 15 में एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से अभिविन्यासित है। मतलब इसमें क्या रखा गया, कोई घन रख दिया गया। घन समझते हैं आप लोग, घन रख दिया गया कोई, यहां पे इसमें घन रख दिया गया, ठीक है, ऐसा कुछ घन जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और यह किससे मिलकर बना होता है, वर्गों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से इसमें एक घन रख दिया गया, और जब घन रख दिया गया तो क्या कह रहा है, इससे होकर के कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, इससे होकर के कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, यही पूछ रहा है आपसे। घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा बताओ, गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, बोलो। घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, ई की वैल्यू हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र यहां से गुजर रहा है ऐसे, तो घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, बताओ कैसे निकालेंगे। घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, आपको मैंने बताया था, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है, उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स, उसमें पॉइंट में लिखवाया था, जब गॉस का मैं अनुप्रयोग पढ़ाने से पहले वहां पर लिखवाया था गॉस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, वहां मैंने बताया था, उसमें पॉइंट लिखवाया हूँ कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, कितना होता है, ये कहाँ लिखाया गया है, नो, उसमें पॉइंट लिखवाया गया है, उसको ध्यान से सीखो। पहले कहाँ लिखवाया गया है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, बताओ। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है, किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है, वहां लिखवाया गया है, नो। इससे मतलब नहीं आवेश है कि नहीं है, हो सकता है, क्यों भाई लिखाया गया ना, पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं समझाया भी था कि जब यहां से देखो ध्यान से, ये मान लो कोई बंद पृष्ठ है, समझो, ये मान लो कोई गोला है, और यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो क्या होगा, एक बार वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर जा रही है और एक बार बाहर निकल रही है। बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, अंदर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहां भी जितने लोग इसमें से अंदर जा रहे हैं उतने लोग बाहर भी तो निकलेंगे, और इसलिए आने वाला फ्लक्स जाने वाले फ्लक्स की क्या होगा, बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा। और जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। तो क्या लिखोगे आंसर, क्या लिखोगे कि घन के अंदर प्रवेश करने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या
रेखाओं की संख्या, ठीक, बाहर निकलने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है। इसलिए नेट फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, नेट फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसको कर लीजिए। क्या नहीं मिलता है? क्वेश्चन नंबर 17। चलो चलो देखो, और तो मुझे कराना ही पड़ेगा क्योंकि इसको अपलोड करना है ना, 1 बाय 1 कराना ही पड़ेगा, ना तुम आगे बढ़ गए होते, है ना। इसके चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन तभी बता रहे हैं ना। अब पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं नीचे तक, आंसर तक, चाहे फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का। नहीं तो क्या करते थे, कुछ पॉइंट तक आकर के हम लोग क्या करते थे, चलो भाई इसको आप घर पे सॉल्व कर लेना, नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ा है, हाँ, नीचे तक पूरा आंसर तक पहुंचना पड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर एक वैद्युत क्षेत्र को सावधानी पूर्वक लिया गया, एक वैद्युत क्षेत्र को सावधानी पूर्वक लिया गया। माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ पर गुजरने वाला नेट फ्लक्स, फ्लक्स का मान दिया हुआ है, नेट फ्लक्स। सवाल क्या कर रहा है, एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र को सावधानी पूर्वक ली गई माप की यह संकेत देता है कि बॉक्स के पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। कोई बॉक्स है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान दे रहा है, फाई। फाई की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10⁻3, 8 इंटू 10⁻3 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फाई की वैल्यू दिया। फ्लक्स कह रहा है कि किसी बॉक्स से इतना फ्लक्स लिया गया, तो कह रहा है कि बताओ बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश का मान पूछ रहा है आपसे, अर्थात चार्ज का मान पूछ रहा है। तो अगर बताओ फ्लक्स का मान दिया हो तो आप आवेश नहीं निकाल सकते? कहां से? गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, बोलो? फाई इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, फ्लक्स का मान आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, क्यू की। तो क्यू निकालोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू ε0। और फाई की वैल्यू दी हुई है, और ε0 का मान आपको पता ही है ना, कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है। अब यहां रखो, रखा जाए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू, सॉरी यार उल्टा रख दिया क्या, पहले फाई की वैल्यू रखते हैं। फाई कितना है, 8 इंटू 10⁻, खड़ा कर देखो ध्यान से, लिखो बाद में। और ε0 कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये चार्ज का मान निकल जाएगा यहाँ से। एकदम सिंपल सवाल था, एकदम सिंपल। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8.40 का 0, 8 अठाई 64, 64 4 68, अब 8 अठाई 64 और 64 और 6 70, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक, इंटू 10⁻, कितना, -9। खड़ा कर बोला करो सब लोग। और एक अंक यहां से पॉइंट ऑफ खिसका दो, तो यहां से 0 निकल के जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻8, क्या, इतना क्या, कूलम। इतना क्या, कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। या इसी को आप यहां भी दिखा सकते थे, दूसरा आंसर 70.80 माइक्रो कूलम, सॉरी नैनो कूलम, समझ ना, 70.80 नैनो कूलम। ठीक है। इसी में दूसरा सवाल भी करा है। ये पहला सवाल था, इसका ए क्या कर रहा था कि फाई का मान इतना है, तो बताओ चार्ज का मान कितना होगा। तो सिंपल सवाल है, ठीक। अब इसी में दूसरा सवाल आपसे कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बी वाला कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ के नेट, ये कोई बॉक्स है मान लो यार, ऐसा कुछ, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, समथिंग ऐसा, ये बॉक्स है। और बॉक्स में क्या कह रहा है कि जो फ्लक्स का मान लिया गया था इतना लिया गया था बॉक्स के लिए। दूसरे सवाल में कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। बहिर्मुखी फ्लक्स माने बाहर निकलने वाला फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या है, 0 है। फाई नेट क्या है, 0 है।
दूसरे सवाल में कह रहा है, यहां पे देखते हैं बी वाला। ठीक, बहिर्फ्लक्स क्या है, यानी वाई फ्लक्स क्या है, जीरो, यानी कुल फ्लक्स जो मिल रहा है वो वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो कह रहा है कि जब फ्लक्स जीरो है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्यों नहीं है तो क्यों, अथवा क्यों नहीं, और नहीं अगर है तो क्यों नहीं, नहीं समझ है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। मतलब फाई नेट क्या है, जीरो है, निकलने वाला फ्लक्स क्या है, निकलने वाला फ्लक्स क्या है, पूरा केवल फ्लक्स निकल ही रहा है, इसको जानते रहना। ऐसा मत सोचिएगा वो वाली कहानी, ये वाली कहानी नहीं समझना है आपको, ये वाली कहानी नहीं समझना है आपको, समझ में आया जो ऐसे बनाया था हमने। ठीक, यहाँ पे क्या सोचना है, ये मत सोचिए यहाँ अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, नो, यहाँ पे आवेश अंदर है तब भी क्या है, नेट फ्लक्स जीरो है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब हो सकता है अंदर आवेश भी ना हो। तो नेट फ्लक्स कब कब जीरो हो सकता है, आवेश होगा तब जीरो होगा, कि आवेश नहीं होगा तब जीरो होगा, बोलो। हाँ, दोनों चांसेस में, अगर आवेश है तो भी हो सकता है कि फ्लक्स जीरो ना हो, लेकिन अगर कोई अकेला आवेश है, जैसे मान लो कि कोई आवेश है Q, तब तो यहां नेट फ्लक्स जीरो नहीं होने वाला। लेकिन अगर एक टू प्लस Q हो और एक टू माइनस Q हो, तब क्या होगा, तब ये दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नष्ट कर देंगी। अगर ये चार वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकाल रहा होगा, ये चार टू कहां बुला रहा होगा, अंदर बुला रहा होगा, क्योंकि परिमाण में समान है, वैल्यू में समान है, तो इसलिए फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्लक्स का मान जीरो संभव है ना। फ्लक्स जीरो होने पर, फ्लक्स शून्य होने पर क्या होगा, क्या होगा, बॉक्स में अंदर आवेश शून्य हो सकते हैं, हो सकते, पहली चीज हो सकता है कि आवेश ना हो, और दूसरा चीज आप ये भी कर सकते हैं, समान परिमाण के विपरीत आवेश उपस्थित हों, विपरीत आवेश उपस्थित, ये भी हो सकता है। अगर समान परिमाण के विपरीत आवेश उपस्थित होंगे तो नेट फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आउटर जा रहे होंगे वो इनर भी उतने आ रहे होंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी फ्लक्स की। क्लियर है, इसको छापिए। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा फाई की वैल्यू दिया था, यहाँ से क्यों निकाल लिया गया। दूसरा आपसे कहा कि किसी बॉक्स के बाहर नेट फ्लक्स का मान जीरो कब कब हो सकता है, तो पहला कब हो सकता है, बॉक्स के अंदर अगर आवेश न हो तो भी शून्य हो सकता है, और दूसरा समान परिमाण के विपरीत आवेश उपस्थित होंगे तब भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ना, 18वें सवाल में कराएगी, ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। कराई एक चित्र छपा हुआ है, ऐसा कुछ एक चित्र छपा हुआ है, ठीक है। चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के, ये वर्ग है, ये क्या है, ये टेढ़ा का है, बोलो, ये ऐसा वर्ग ऐसा होता है क्या, वर्ग तो ऐसा बनाते हैं ना गुरुजी लोग, ऐसे बनाते हैं, आज ऐसा कुछ वर्ग तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्या बना है ये वर्ग। हाँ बोलो बोलो, क्या करे खुद, 10 सेंटीमीटर, हाँ ये कहाँ लिखा है जी, सब 10, नहीं सब 10 सेंटीमीटर वर्ग है, सवाल में सीधा लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, हाँ वेरी गुड। पता है ये ऐसे नहीं रखा है बल्कि ऐसे रखा है, समझा, ये महसूस करो कि ये ऐसे वर्ग न रख करके बल्कि ये वर्ग ऐसे रखा हुआ है, और फिर एक आवेश यहाँ के केंद्र से, आवेश के केंद्र यहाँ केंद्र से वर्ग के
सीधे बीचों बीच यहां पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश रखा गया है। सवाल को समझे? तो कह रहा है कि चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, एक आवेश यहां रखा गया है। ये आवेश कहां है महसूस किया आप लोगों ने? ये वर्ग हो गया हमारा, ये वर्ग हो गया, और यहां से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या रखा गया है? एक आवेश रखा गया है, जो कितने कूलाम का है? 10 माइक्रो कूलाम का। कितने कूलाम का? ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। और भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है कई सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और क्या? आवेश का मान दिया हुआ है कई माइक्रो कूलाम? 10 माइक्रो कूलाम, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। ठीक, ये आवेश का मान दिया, जो आवेश यहाँ रखा गया है ऊपर, ये कितने माइक्रो कूलाम का है? 10 माइक्रो कूलाम का है। ये देखो, ये जो चार्ज है हमारा वो 10 माइक्रो कूलाम का है। ठीक, अब क्या कह रहा है? इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? संकेत, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मान लीजिए। घन किससे बना होता है? अब सवाल को समझो भाई, सवाल को समझो। कहां गया दफ्तिया? लो देखो ध्यान से, ये है वर्ग। इसको आयत नहीं समझना, भले आयत दिख रहा है, बट आपको समझना क्या है? वर्ग। ये वर्ग है, एक ऐसे रखा गया है, और इसे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या रखा है? एक आवेश रखा है। जब ये आवेश यहाँ पे रखा गया होगा तो इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, और इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी। समझा? जबकि वो कह रहा है बताओ इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? समझा? तो कैसे निकालोगे फ्लक्स? ध्यान समझना। अगर मैं यहां पर ऐसे डंडा लगा लगा करके चारों कोने पर, और फिर ऊपर से एक पैड रख दूं और इधर से बंद कर दूं, पूरा एक घन बना दूं। इसको क्या बना दूं? घन बना दूं। कैसे बनाना है घन? समझो बात को। जैसे यहां पे समझो, ठीक है? अब महसूस करो आप लोग, ये जो रखा गया है वो कौन सी भुजा है? ये वाली समझो। यहां पे ये जो 4 भुजा आपको दिख रही है ना, ये वर्ग है। क्या है? घन किससे मिलके बना होता है? वर्गों से मिलके बना होता है। और घनाभ किससे मिलके बना होता है? आयत से मिलके बना होता है। ठीक, घन ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वर्ग है। वो देखे हो ना, पासा, डाई, लूडो, क्यूब, जो भी, उसको देखे हो ना आप लोग, वो यही है ना। तो उसको चाहे जिधर से देखो, सभी भुजाएं आपको क्या दिखे? सभी तरफ क्या दिखेंगे आपको? वर्ग दिखेंगे। सबको जिधर से भी सामने करोगे वो सब क्या दिखेंगे आपको? वर्ग दिखेंगे। तो बताओ नीचे वाला क्या दिखेगा? वो भी तो वर्ग ही होगा। ठीक, अब क्या होगा? जब ये आवेश यहां रखा गया, अब मैंने क्या किया? इसको इस तरीके से ढक दिया, ये पूरा बंद हो गया। वही चीज मैंने यहां बताया ना, ऐसे पूरा मैंने इसके ऊपर एक घन बना दिया, और ये क्या हुआ? ढक गया। जो अंदर आवेश बैठा है वो बहुत ही प्यारा लगने लगा, अंदर बैठ गया वो। और जब अंदर बैठा होगा तो बताओ इस पूरे घन से फ्लक्स का मान कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान यही तो होता है। और हमारे पास आवेश का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक, दिया है नहीं दिया है? तो फाई इक्वल टू कितना होगा? क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपान एप्सिलॉन नॉट। सब लोग जानते हो 8.85 इंटू 10 पावर -12। यहां छाप दो, 8.85 इंटू 10 पावर -12 हो जाएगा। समझा? 12 को भेजो ऊपर, कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और 12 में से 6 घटा दो, 6 बचेगा, प्लस में बचेगा। ठीक, तो फाइव इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपान, यहां से 2 पॉइंट, चलो
8.85 लिखते हैं। अब ध्यान दो, दशमलव नीचे काटो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो। कई जीरो बढ़ाने में कोई शर्म नहीं, 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, और इंटू 10⁻6 रखो ज्यों का त्यों, अपान कितना 885। काटने में भी आराम है, 5 से काट दो, 5 एक का 5, 1.12 आएगा इंटू 10⁻6। ये फ्लक्स का मान आया। ये फ्लक्स कौन सा आया? ये फ्लक्स कौन सा आया? जो पूरे घन से निकल रहा था। मतलब वर्ग में केवल इसी से नहीं, बल्कि वर्ग में पूरे 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं वर्ग में? पूरे कितने फलक होते हैं, है ना? पासा में कितने नंबर लिखे होते हैं? 6 नंबर। एक तरफ 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, है ना? तो ऐसे समझो, इस तरफ 1 2 3 4 5 पीछे 6, ठीक? तो 6 के छवों से, इसका मतलब छवों से इतना निकल रहा है, इतना फ्लक्स है, छवों के द्वारा इतना फ्लक्स है। हमसे पूछ किससे रहा है? हमसे पूछ किससे रहा है? केवल इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। समझा? भले ही बाकी लोगों से निकल रहा है, उससे हमसे मतलब है नहीं, क्योंकि हमको वर्ग से मतलब है। तो बताओ इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा? तो छवों से मिलाकर के इतना गुजर रहा है, तो एक से कितना गुजर रहा होगा, है ना? एक घन के एक फलक से, घन के एक फलक से कितना गुजरेगा भाई? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू क्या होगा? 1 पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो, 1/6 ऑफ 1.12 इंटू 10⁻6। अच्छा से काट दो, इसको काट दोगे तो कितना आएगा? 0.18 इंटू 10⁻6। इसको एक जीरो इससे ले लो, क्योंकि आंसर ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो 1.8 इंटू 10⁵ फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फाई की वैल्यू आ गई। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, इस पूरे घन के कारण फ्लक्स निकाला जब गॉस का थ्योरम लगाया, ठीक? जब पूरे फ्लक्स से, पूरे फलकों से आ गया, तो हमको चाहिए कितने फ्लक्स था? केवल नीचे वाला एक फ्लक्स रखा गया, उससे चाहिए था। एक फ्लक्स क्या करोगे? 1/6 कर दोगे, क्योंकि 6 फलक है ना। तो 6 फलक से इतना निकला है, तो एक फ्लक्स कितना निकलेगा? 1/6 कर दोगे। तो 1/, हमने क्या कर दिया, इस पूरे का 1/6 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आया नहीं सवाल? बोलो, सवाल फील किए? क्या मैंने कहा? पहले था एक वर्ग दिया था, उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब क्या है? वो घन के अंदर है, चूंकि घन की जो भुजाएं हैं वो 10-10 सेंटीमीटर की हैं। तो जब 5 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा तो बीचों बीच रखा गया होगा आवेश, ठीक? ये चीज समझना था। तो जब बीचों बीच रखोगे तो एक न्यूज चलेगी। अब बाकी फ्लक्स का मान निकाल करके 1/6 कर दोगे, ठीक? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, ठीक है? सब लोग इसको बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। कोई घनीय गाउसीय पृष्ठ है, ऐसा ऐसा गाउसीय पृष्ठ है, प्यारा सा घनी। ये देखो, ये क्या है? घनी गाउसीय पृष्ठ है, ठीक? और यहां इसके केंद्र पर क्या रखा है? बताओ। आवेश रखा है। कुछ लोग तो लड्डू रखा गया। 2 माइक्रोकूलम का यहाँ पे एक आवेश रखा है, प्यारा सा। कितने माइक्रोकूलम का? 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है? अब इसे पूछ रहा है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो बताओ फिर इसके कारण नेट फ्लक्स का मान बोलो भाई। फ्लक्स का मान नहीं निकाल पाओगे? 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू जान ही रहे हो, क्यू की वैल्यू 5 इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। 5 का मान रख लेना। कितना? कहाँ है 5? अच्छा, नेट फ्लक्स निकालना है। हाँ हाँ हाँ, तब यही रखना जाएगा सीधा। क्यू की वैल्यू दी हुई यहाँ पे, कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रो को बदल दो किसमें?
कूलाम से सीधा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 भेजो ऊपर। तो 5 इक्वल टू 2 जीरो काटो आराम से, दशमलव उड़ाओ और ऊपर लिखो 6/885। इतना तेज है आप लोग। 5 एक्का 5, फिर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। एक जीरो से और ले लो, धीरे से ले लें। तो 5 इक्वल टू आएगा 400 गुणे 10 घाते बटे कितना 100। कितना आएगा भाग करने पे, बोलो। 2 पॉइंट कितना आएगा, बताओ बताओ। नहीं, मैं बहुत तेज लिखता हूँ। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.9 आ रहा है। 1.9 इंटू 10⁻5। 1.9 17 दूना 34। ज्यादा आना चाहिए। 1.9 1.9 इंटू 10⁻5। ठीक है। फिर इसका मात्रक क्या आया है, आंसर में। चलो जो भी आया ठीक है, उसका सही बता रही है बुक में। देखो भाई, हाँ मानने में क्या दिक्कत, हम भी लिख देंगे ना। इसका तो 1.9 नहीं आ रहा है जी। ठीक है, ये हो गया। इसी में एक सवाल और है। कहाँ है, नहीं अब इसमें नहीं है, बस नेट फ्लक्स का मान पूछ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करा। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, ये कोई बिंदु आवेश है, इसको केंद्र भी मान लो। ये कोई आवेश है और इसको क्या मान लो, केंद्र भी मान लो। और मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर, ये देखो गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, सेंटर इसी को मानना है, आवेश यही रखा गया है। ठीक, आवेश केंद्र पर ही है और 10 सेंटीमीटर का गोली गाउसीय पृष्ठ खींचा गया, जिसके लिए फ्लक्स का मान दिया हुआ है साहब। फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एकदम घटिया सवाल है। अब बताओ ये क्या कह रहा है, ये यहां कोई आवेश रखा गया है Q केंद्र पर। मैंने आपको सवाल कराया था, मैंने कहा था कि हमारे पास एक गोला है, एक वृत्त है, और बताओ उसके द्वारा यहाँ कोई आवेश केंद्र पर रखा गया, मैंने उसकी त्रिज्या को बढ़ा करके दोगुना कर दिया, या गोले की साइज को दोगुना कर। पहला सवाल इसमें कह रहा है कि बताओ यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। मतलब अगर हम इसको जो 10 सेंटीमीटर लिखा है तो 20 सेंटीमीटर का गोला बना दें, तो बताओ ये जो फ्लक्स इतना गुजर रहा है उसके फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा, बोलो क्या परिवर्तन आएगा। गोले की त्रिज्या दोगुना करने पर, बोलो यार, गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्या होगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। There is no changing in the flux by increasing the radius of sphere। अगर आप गोले की त्रिज्या को बढ़ाते हैं, क्यों फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, हाँ क्योंकि यह फ्लक्स का मान आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। एक लाइन में आपको लिखवाया गया वहां पे। और दूसरी चीज सिंपल सी बात है, अगर यहां से चलो मान लेते हैं यहां से 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, कितनी, 4 ठो निकल रही थी। तो बताओ अगर मैं त्रिज्या को बड़ा कर दूंगा तो क्या ज्यादा निकलने लगेंगे कि कम निकलने लगेंगे, उतना ही लोग तो जाएंगे,
बोलो, उतने लोग तो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे टेढ़ी मेढ़ी आकृति कर दो। कोई कह रहा है कि गोला था, अब इसको आवेशों को उठा के घन में रख दिए, कहाँ रख दिए? घन के अंदर रख दिए, तो बताओ फ्लक्स का मान क्या होगा? कोई चिंता नहीं करना। बेलन के अंदर ले जाकर सिलेंडर में रख दिए, तो बताओ फ्लक्स का मान क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, नंबर ऑफ लाइंस चेंज नहीं होती है। ठीक, ये बात है। इसी में एक सवाल और करा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है। ये तो ए वाला था, इसी में बी का मान पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है। क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? फाइव इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से किसकी वैल्यू निकालना है? क्यू की वैल्यू निकालना है। तो क्यू बराबर क्या होगा? फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाइव की वैल्यू यहां दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हैं। समझ में आया? ठीक, दोनों वैल्यू यहां पे रखो, आवेश का मान ले लो। समझ आ गया? कर लो। नहीं नहीं, चलो भाई समझते हैं कि हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। हाँ?